देखिए इधर, तो अभी तक आपने क्या देखा? सबसे पहले HTML है ना, और HTML में हमने क्या लगाया? स्टाइल लगा के जो आपने काम किया वो क्या कर रहा था? HTML की प्रॉपर्टी को, यानी जो टैग हम लिख रहे थे उस टैग की प्रॉपर्टी को कौन चेंज कर रहा था? स्टाइल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने एक डिवीजन लगाया, ठीक है। अब जब हम ये डिवीजन टैग लिखते हैं, ये जब एग्जीक्यूट होता है तो इसकी कोई अपीयरेंस आती है? एक सिंपल हमने डिवीजन लिख दिया, डिव टैग लिख दिया और डिव टैग क्लोज कर दिया, इसका कोई अपीयरेंस? कोई भी अपीयरेंस नहीं। जब हम सिंपल H1 लिखते हैं और यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट आप लिखते हैं, है ना, टेक्स्ट लिखने के बाद आप H1 क्लोज करते हैं, ये टैग है ना, तो ये एक इसका बाय डिफॉल्ट कलर होता है डिफॉल्ट कलर ब्लैक। उसी तरीके से आप एक पैराग्राफ लेते हैं, फिर पैराग्राफ को आप क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। इसकी भी एक बाय डिफॉल्ट साइज होती है, इसका भी एक बाय डिफॉल्ट कलर होता है ना। लेकिन अगर आपको इसका कलर चेंज करना है, इसके साइज को चेंज करना है, ये जो हमारा लिखने का जो तरीका है जिसको बोलते हैं फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फेस, उसे अगर चेंज करना है तो हम क्या करते हैं? स्टाइल लगाते हैं, है ना, स्टाइल लगाते हैं। तो स्टाइल क्या हो रहा है यहाँ पे? ये तो हमने जान लिया कि ये टैग है, ये क्या है? टैग है, ये भी एक टैग है, HTML का एक टैग है। जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था कि HTML जो है टैग और एट्रीब्यूट्स के कॉम्बिनेशन से जो हम उसमें हायरार्की लिखते हैं, तो यहाँ पे जो टैग है उसकी प्रॉपर्टी को अगर चेंज करना है, उसके अपीयरेंस में कुछ चेंजेस करना है, अगर मुझे ये ब्लैक कलर डिफॉल्ट आ रहा है, मुझे ब्लैक कलर नहीं रखना है, मुझे रेड कलर करना है, इसके टेक्स्ट को क्या करना है? रेड करना है, साइज को थोड़ा इंक्रीज करना है, इसके जो लिखने का तरीका है, फॉन्ट फैमिली को चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे? स्टाइल लगाएंगे। स्टाइल क्या है? एट्रीब्यूट है, और एट्रीब्यूट क्या करता है? किसी भी टैग में लग के उसकी प्रॉपर्टी को क्या करता है? चेंज कर सकता है। अब ये, इसको हम टैग बोलें या फिर एलिमेंट बोलें, इस एलिमेंट में ये एट्रीब्यूट आता है तो उसके साथ उसकी प्रॉपर्टी आती है और उस प्रॉपर्टी का अपना एक वैल्यू होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस डिवीजन की हाइट और विड्थ मुझे देनी है कि इतना हाइट इसका होगा, इतना इसका विड्थ होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक डिवीजन है जिसका हाइट 500 है और विड्थ भी क्या है? 500 है। विड्थ कितना है? 500 पिक्सल, और हाइट कितना है? 500 पिक्सल। तो अगर ये मुझे डिसाइड करना है कि इसकी जो विड्थ होगी, एक डिवीजन हम जो कंसीडर कर रहे हैं उस डिवीजन का विड्थ 500 और हाइट कितना? 500। तो अगर हम इसमें ये वाला एट्रीब्यूट लगा के इसका अगर हाइट एंड विड्थ डिसाइड कर दें तो वो अपना एक एरिया को एक्वायर करेगा। और डिवीजन हमारा कौन सा एलिमेंट है? दो तरह के एलिमेंट्स हम HTML में हमने देखा था, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या करता है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो भी हमारा कंसिडरेबल विड्थ है उसको, फुल विड्थ को वो क्या करता है? एक्वायर करता है ना। तो जब आप हाइट एंड विड्थ फिक्स कर देंगे तो अपना एक ये क्या करेगा? एक एरिया को सेट करेगा। लेकिन वो विजुअल होगा क्या? अगर सिंपल आप एक एट्रीब्यूट लगा के उसमें हाइट एंड विड्थ को आपने फिक्स कर दिया, वो विजुअल होगा? विजिबिलिटी आएगी उसकी? हाँ, कहाँ है? विजुअल होगा वो। विजुअल मतलब क्या होता है? दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? नहीं, हाइट एंड विड्थ तो हमने ले ली, बॉर्डर नहीं लिया। या फिर अगर हम बॉर्डर ना लेके अगर बैकग्राउंड कलर ले लें तब भी वो क्या होगा? दिखेगा, है ना। तो स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ अगर आप लिखते हैं ऐसा, स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट, क्या लिखते हैं आप? हाइट
और उसके बाद आप देते हैं यहाँ पे उसकी वैल्यू, फिर ये हमारा एक क्या हो गया, प्रॉपर्टी हो गया। उसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी हम लगाते हैं क्या, विड्थ, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं 500 पिक्सल, ये हमारी एक प्रॉपर्टी। तो ये इस एट्रीब्यूट का प्रॉपर्टी नंबर 1 एंड प्रॉपर्टी नंबर 2। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लगाते हैं क्या, या तो आप लगा सकते हैं बैकग्राउंड कलर रेड, इसके साथ भी आप लगा सकते हैं क्या, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, है ना। तो ये एट्रीब्यूट है, इसका प्रॉपर्टी ये है, इसका प्रॉपर्टी ये है, इसका प्रॉपर्टी ये है और इसकी का प्रॉपर्टी ये है। यानी इसमें 4 प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं और उसकी अपनी अपनी एक वैल्यू है, जो वैल्यू क्या कर सकते हैं हम, चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। जैसा हमारा सिनेरियो होगा, जैसा हमें डिज़ाइन डेवलप करना होगा, हम उसके अकॉर्डिंगली हम उसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। यहाँ तक तो सही है। प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, इसके थ्रू आप स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे इसका अगर कलर रेड करना होगा तो आप स्टाइल लगा के कलर रेड कर देंगे, किसी भी पैराग्राफ का हाइट एंड विड्थ फिक्स करना होगा तो वो भी आप कर लेंगे, है ना। प्रॉब्लम कहाँ पे आता है कि जब आप किसी पेज को डिजाइन करते हैं और अगर वो पेज में बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, जैसे मेनू नेविगेशन है, स्लाइडिंग है, फूटर है, हेडर है, बॉडी पार्ट्स हैं, साइड बार है, तो बहुत सारी चीज़ें होने के बाद आप क्या करते हैं ना कि आप बहुत सारा डिवीज़न आ जाता है, उसको लेफ्ट करना है, राइट करना है, टॉप करना है, बॉटम करना है, कलर कॉम्बिनेशन सेट करने हैं। उसमें फिर क्या प्रॉब्लम आ जाता है, आपका लेंदी हो जाता है पूरा कोड। एक डिवीजन को ही सेट करने के लिए आपको बहुत लंबा कोड लिखना पड़ता है, और जब पूरा कोड आप लिखते हैं तो हर जगह तो टैग में एक कोड लिखना है, तो इतना बड़ा हो जाता है ना कि उसका मेंटेनेंस क्या होता है, दिक्कत हो जाता है। अगर कल के डेट में मैं फिर आप ही का कोड को मैं बोलूँगा थोड़ा इसको ठीक करो, आपको ढूंढने में ही तकलीफ होगा, कौन सा मार्जिन कहाँ पे है, कैसे उसको करना है, कोड क्या हो जाता है, लेंदी हो जाता है। तो ये तो होता है एक पेज की बात। अगर आपको 200 पेजेस बनाने हैं, 200 पेजेस बनाने हैं, सोच के देखो इस फॉर्मूला से, इस मॉड्यूल से, यानी कि हम HTML के टैग को लिखेंगे और स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करके हमें 200 पेजेस बनाने हैं, कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। यानी कि एक ही चीज़ को हमें बार बार लिखना है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे ये 500 बाई 500 का जो विड्थ है और इसकी बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक है ना, तो ऐसा डिवीजन मुझे एक ही पेज में 10 चाहिए। कितने चाहिए, 10, जिसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, उसका प्रॉपर्टी क्या बोला मैंने, हाँ कितना बोलिए, क्या 500, हाइट 500 पिक्सल, विड्थ 500 पिक्सल, बोलिए। अब ये कितने डिवीजन चाहिए ऐसे, 10, एक ही पेज में। तो बार बार ये लिखना पड़ेगा या नहीं लिखना पड़ेगा, तो अगर एक पेज में 10 चाहिए, मुझे 200 पेजेस बनाने हैं, कितने डिवीजन चाहिए, 200 डिवीजन, 200 पेजेस चाहिए, 200 गुने 10 तो कितना हो गया, 2000 डिवीजन बनाने हैं। तो 2000 टाइम्स सेम लिखना पड़ेगा, कितना लेंदी है। मतलब एक ही चीज को बार बार लिखना है ना। तो उस टाइम पे क्या होगा, ये लेंदी हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा, एग्जीक्यूशन भी इसका स्लो हो जाएगा, है ना। तो इससे निपटारा करने के लिए, मतलब इससे और अच्छा डेवलपमेंट करने के लिए हम कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे या फिर किस लैंग्वेज का हम इस्तेमाल करेंगे ताकि ये बहुत अच्छे से हम इसको इस्तेमाल कर सकें, या फिर इसको हमको रिपीटेशन ना आए उसमें। तो यहाँ पे HTML से हम आगे बढ़ते हैं और फिर हम क्या इवॉल्व करते हैं इसमें, CSS। बात समझ में आ रही है, क्यों, मतलब आप बोलेंगे कि सर CSS पे हम क्यों मूव कर रहे हैं, तो अब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि CSS पे क्यों मूव कर रहे हैं, क्यों नीड पड़ा। CSS पे मूव करने के बाद ये सारी चीज़ें बहुत ही कंप्रेस हो जाएगा, एग्जीक्यूशन उसका भी फास्ट हो जाएगा, रिलेबल हो जाएगा, और ये जो रिपीटेशन है कोड का, सेम कोड का रिपीटेशन
वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो CSS एक ऐसा लैंग्वेज है जो HTML को हेल्प करता है चीज़ों को और भी आसान बनाने में और भी अट्रैक्टिव बनाने में। बहुत सारे ऐसे चीज़ आएंगे जहाँ पे आप CSS में इस्तेमाल करके अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं HTML के पेज को। तो अगर आप समझेंगे कि HTML जो हमारा है वो समझ लीजिए कि एक स्केलेटन है, और जो हमारा CSS है वो उसका क्लॉथ है। हाँ, मतलब जैसे अगर एक मूर्ति बनता है तो मूर्ति बनता है तो देखिए सबसे पहले उसको क्या है ना, कुछ मटेरियल्स, मतलब जैसे जो ढांचा होता है ना उसका, एक फट्टी से पहले ढांचा बनाया जाता है, बांस की फट्टी से। हाथ ऐसा रहेगा, ये ऐसा रहेगा, पैर ऐसा रहेगा, ऐसा करके, और उस फट्टी पे फिर वो जो धान का जो होता है ना, हाँ, उससे पहले बनाया जाता है। नहीं, अगर आप मूर्ति देखे होंगे तो जो मूर्ति बनता है और फिर उस पर क्या करता है, मिट्टी का लेप लगा के फिर शेप दिया जाता है, और फिर उस पर क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है, तब जाके अट्रैक्शन आता है। तो आप जो HTML लिखते हैं, ये जो डिवीज़न है वो समझ लीजिए कि वो एक स्केलेटन है, और उस पर जो हम लेप लगा के उसका जो पेंटिंग डेंटिंग करते हैं ना, तब जाके जो अट्रैक्शन दिखता है मूर्ति का, वो हमारा समझ लीजिए CSS के साथ होता है ना। और कभी कभी आप देखते होंगे कि मूर्ति का जो है ना मूवमेंट रहता है। कभी कभी आप दशहरा आप लोग की तरफ होता है तो दशहरा में देखिए मेला लगता है और पंडाल्स बनते हैं बड़े बड़े, और हर पंडाल में अलग अलग तरह का मूर्ति रहता है। तो कभी कभी आपको याद होगा, आप 10th क्लास में जब घूमने जाते होंगे इंदौर या भोपाल ऐसा करके, तो किसी किसी में क्या होता है ना, मूर्ति का मूवमेंट भी रहता है। यानी यहाँ से दुर्गा जी हैं, यहाँ से ये ऐसा करके भाला फेंक रहे हैं, उधर महिषासुर का वध हो रहा है, और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि उधर से महिषासुर ऐसा निकल के आया ऐसा करके, इधर से दुर्गा जी भी इधर से स्लाइड होकर ऐसे जा रही हैं, और वो ऐसा करके वो भाला उसको लगा, ऐसा देख रहे हैं ना, ऐसा कभी देखा होगा आपने। तो पूछेंगे सर ये क्या होता है? तो स्केलेटन तो हमने बता दिया आपका, जब मूर्ति जो फट्टी और वो सारा कुछ लगा के बनता है तो वो क्या हो गया हमारा HTML, स्केलेटन तैयार कर रहे हैं आप। क्योंकि जब स्केलेटन आप तैयार कर देंगे तो आप बहुत सारी मूर्ति रखे हुए हैं, तो पता चलेगा कि लक्ष्मी जी का मूर्ति है, कि दुर्गा जी का मूर्ति है, कि किन का मूर्ति है, कि सरस्वती जी का मूर्ति है। खाली फट्टी लगा के और वो क्या उसको बोलते हैं, धान वाला, उसको लगा के ऐसा ढेर सारा मूर्ति खड़ा करके रख दिया है, आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे? तो वैसे ही अगर सिर्फ डिवीज़न लिख देंगे, सिर्फ आपने डिवीज़न लिख दिया तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कितना बाई कितना का ही है, कौन सा डिवीज़न कहाँ दिख रहा है। मैंने 5-10 डिवीज़न ऐसे लिख दिए हैं, एक 500 बाई 500 का, एक 600 बाई 600 का, एक 800 बाई 800 का। आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा डिवीज़न कहाँ है, जब तक कि उस पर हम CSS ना लगाएं, जब तक कि हम उस पर स्टाइल ना करें, जब तक उस पर डेंटिंग पेंटिंग ना करें। तो उसी तरीके से अगर कोई मूर्ति अगर फट्टी लगा के ऐसा करके 10 मूर्ति ऐसा खड़ा करके रख दिया, अब आपको कोई लेके जाएगा, बोलो कौन सा मूर्ति कहाँ है, सरस्वती जी का कौन सा मूर्ति है, लक्ष्मी जी का कौन सा मूर्ति है, नहीं पकड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके बाद फिर उस पर CSS लगता है। क्या लगता है? CSS। उसकी पेंटिंग होगी, मतलब उस पर मिट्टी लगेगा, उस पर पेंटिंग होगा, उसका चेहरा बनेगा। फिर अगर हाथ में अगर बीना आ गया तो आप बोलेंगे सरस्वती जी का है, हाथ में भाला आ गया तो बोलेंगे दुर्गा जी का है, 10 हाथ बना दिया तो बोलेंगे दुर्गा जी का है ना। अगर आपको ऐसा करके अगर यहाँ पे धन बरस रहा है, ऐसा लोटा ऐसा लगा देता है ऐसा, तो बोलेंगे लक्ष्मी जी का है। तो ये कौन करता है? ये पेंटिंग में होता है ये सारी चीज़ें। उसके बाद असेंबली लाइन पे तो सेम होता है सब, समझ रहे हैं ना। तो HTML और CSS समझ में आ गया। एक स्केलेटन है, एक उसका पूरा ऊपर का। अगर हमारा शरीर का आप लेंगे ना तो हड्डी जो है ना हमारा, समझिए HTML है, और इस पे जो मांस है, ये जो त्वचा है, वो हमारा CSS है। समझ रहे हैं? और जो मूवमेंट है, जो मैंने बोला आपको कि फिर वो मूव करता है, वो मूवमेंट समझिए ना कि वो जावास्क्रिप्ट है, जो उसमें जान फूंकने की कोशिश करता है। जावास्क्रिप्ट क्या करता है? HTML CSS का जावास्क्रिप्ट आप इंक्लूड करेंगे, वो क्या करेगा? एक मूवमेंट आपको देगा। समझ रहे हैं कि आप यहाँ पे क्लिक करें तो वो ऐसा करके जाएगा। जैसे यहाँ पे कोई बटन है, जैसे बटन पे क्लिक करेंगे तो ये ऐसा करके जाएगा, यहाँ पे बटन क्लिक करेंगे तो इधर आएगा। यानी फिर आपने एक यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लिक दिस बटन टू एक्सप्लोड द बम। अब एक बम इधर से आया, एक बम इधर से आया, दोनों टकराया, बम। तो इस तरह के अपीयरेंस को करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं।
HTML और CSS के साथ, है ना? समझ में आई बात? तो HTML तो आपने काम कर लिया, अब CSS को समझना है तो समझते हैं उसको। मैंने अभी इतने सारे चीज़ों में सिर्फ क्या समझाया आपको, जो मतलब मेरा जो 10 मिनट से मैं आपको समझा रहा था उसमें आपको क्या समझाया मैंने, मेरा समझाने का क्या इरादा था, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था आप लोगों को? मैं सिर्फ यही समझा रहा था कि CSS में हम क्यों जा रहे हैं। समझ में आया क्यों जा रहे हैं? मतलब कोई भी एक है इसको मतलब आकार टाइप को देते हैं, मतलब पेज को थोड़ा और मतलब खूबसूरत बनाने के लिए। हाँ, तो खूबसूरत तो इससे भी बना सकते हैं, नहीं बना रहे थे क्या? इसमें क्या ऐसा चीज़ है जो आप नहीं कर पा रहे थे? इसमें मल्टी हो जाता है, थोड़ा इजी हो जाता है। हाँ, मतलब खूबसूरत तो बना ही सकते हैं, अपीयरेंस तो उसमें और भी अच्छे मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन जो है कोड जो है ना बहुत ही अरेंज करके हम उसमें लिखते हैं, छोटा कोड लिखते हैं, रिपीटेशन नहीं होता है कोड का। एक बार हमने जो चीज़ लिख दिया हम बहुत बार उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना? इसलिए हम क्या करते हैं, CSS में मूव करते हैं। तो अभी जैसे CSS में मूव करने से पहले मैंने आपको बोला कि CSS क्या है हमारा? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। क्या है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट मतलब होता है ना कि जितनी भी स्टाइलिंग पार्ट्स है हम उसी शीट पे करते हैं। मतलब हमारा एक पेज होता है, उस पेज पे जितने भी, अभी तो क्या कर रहे थे हम कि लाइन बाय लाइन लिख रहे थे ना। तो CSS मतलब यही कहता है कि जितने भी HTML के स्टाइलिंग का जो पूरा जिम्मा है वो कौन लिया हुआ है? CSS। मतलब जितने भी आपको स्टाइल करना है, कुछ भी करना है, कलर चेंज करना है, कॉम्बिनेशन चेंज करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ग्रेडियंट करना है, जो भी आपको करना है आप कहाँ करेंगे? CSS के साथ करेंगे। और किसके लिए करेंगे? CSS किसके लिए काम करता है? विदाउट HTML CSS काम कर सकता है क्या? नहीं करेगा। विदाउट HTML CSS काम नहीं कर सकता है। तो जब आप CSS यहाँ पे काम करेगा तो आप देखिए कैसे काम करेगा। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि CSS के कितने पार्ट हैं। तो CSS को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो CSS के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन? मतलब एक बेस पे हम CSS को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है? पहला जो होता है उसको बोलते हैं इनलाइन CSS। क्या बोलते हैं उसको? इनलाइन CSS। सेकेंड वाला जो होता है उसको बोलते हैं इंटरनल CSS। क्या बोलते हैं उसको? इंटरनल CSS। और जो थर्ड वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल CSS। ठीक है? इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। अब पूछेंगे सर ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों होते जा रहा है? अभी तक तो सिंपल था, एट्रीब्यूट था और HTML था, अभी तो ये कुछ नया नौटंकी यहाँ पे शुरू हो गया। अभी ये इनलाइन भी याद रखो, इंटरनल भी याद रखो, एक्सटर्नल भी याद रखो, बीच में कुछ दिमाग खराब हुआ तो फिर वो चला गया, कभी इंटरनल वाला इनलाइन में घुस गया, इनलाइन वाला इंटरनल में घुस जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये इतना ही ईजी है जितना दिन और रात है। अब दिन और रात में ऐसा थोड़ी है कि दिन और रात में घुस जाएगा, रात दिन में घुस जाएगा। अब मान के चलो अभी अंधेरा हो गया तो आप नहीं समझ पाएंगे कि ये दिन है कि रात है। अगर पूरे आसमान में बादल छा गया, पूरा अंधेरा हो गया, तो आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये दिन है कि रात है, कि कंफ्यूज हो जाएंगे। कर लेंगे ना, उतनी तो समझदारी डेवलप हो गई है। तो उतनी ही समझदारी इसमें भी आपको दिखानी है और इसमें कोई कन्फ्यूजन वाला बात नहीं है, बहुत ईजी है ये। सिर्फ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल ये तीनों किसका पार्ट है? CSS का पार्ट है। तो जब आप डिज़ाइनिंग करेंगे ना, जब आप डिज़ाइन करेंगे तो HTML में ही डिज़ाइन करेंगे और उसका स्टाइलिंग करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे आप? CSS का इस्तेमाल करेंगे। तो वो समय समय पे आपको अलग अलग तरीके का ज़रूरत पड़ेगा। जैसे मान के चलिए आपके पास बैग है ना, तो एक छोटा बैग है, छोटा बैग, ऐसा वाला बैग, ये भी बैग ही है, एक ये वाला भी बैग है और एक घर में भी बैग होगा, है ना? तो है तो सब बैग ही, है ना?
तो कंफ्यूज होते हैं क्या सर, ये एक छोटा बैग, एक ये बैग, एक बड़ा बैग, एक ट्रॉली, बहुत दिमाग का कन्फ्यूजन होता है। कभी हम तो ऑफिस आते हैं तो बड़ा वाला बैग लेके, ट्रॉली लेके आ जाते हैं, ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते हैं। क्लियर है पूरा एजेंडा? छोटा बैग है, छोटे छोटे आईडी कार्ड्स, पर्स, मेट्रो का कार्ड, ऑफिस का कार्ड, ये सारा रखते हैं। जो बैकपैक है, क्लियर है कि उसमें छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स, आपका लैपटॉप, मोबाइल्स, ये सारी चीज़ रहता है। जो बड़ा वाला बैग है उसमें क्लियर है पूरा आपका कि जब कहीं थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो उसमें कपड़े, सारा कुछ अरेंजमेंट, क्लियर है ना? तो उसी तरीके से ये जो इनलाइन CSS है, इंटरनल CSS है और एक्सटर्नल CSS है, ये तीन क्या करता है, ये CSS का ही पार्ट है, लेकिन जब जिसकी ज़रूरत होती है हम उसको क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं अकॉर्डिंगली। अब जैसे आप ऑफिस आ रहे हैं डेली, तो डेली ऑफिस आ रहे हैं तो बड़ा वाला ट्रॉला लेके आ जाइए डेली उसमें, और उसमें क्या रखिएगा आप, सर इसमें सिर्फ मैं आईडी कार्ड रखता हूँ। बड़ा वाला ट्रॉला लेके आएंगे, आप बोलेंगे मैं उसमें क्या है जी, इतना बड़ा ट्रॉला, कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं सर, मैं सिर्फ इसमें अपना एक आईडी कार्ड से, अपना मेट्रो का कार्ड होता है, ATM कार्ड, ये सब रखता हूँ मैं इसमें अपना। तो थोड़ा सा अजीब नहीं लगा कि दिमाग इसका सटक गया है क्या? इतना बड़ा ट्रॉला लेके आया है, कहता है कि उसमें क्या रखते हैं, आईडी कार्ड रखते हैं सर, थोड़ा आईडी कार्ड रखते हैं, डॉक्यूमेंट्स कुछ छोटे मोटे रखते हैं। तो उसके रखने के लिए मेरे पास क्या है, पर्स है मेरे पास, वो भी बैग का एक फॉर्म ही है ना? तो उसी तरीके से अकॉर्डिंगली जब जिसकी जरूरत, अब मान के चलिए कि आप घर जा रहे हैं, तो घर जा रहे हैं तो हम घर जा रहे हैं, ठीक है, तो किस में बैग में लगे, तो सर हम तो घर जाते हैं तो पर्स में ही अपना कपड़े वपड़े सब रख लेते हैं, लैपटॉप सब उसी में रख लेते हैं, चले जाते हैं। पॉसिबल है? पर्स में आपका सारे कपड़ा, लैपटॉप, सारा कुछ रख के उसमें लेके चले जाएंगे? पॉसिबल ही नहीं। तो उतना ही जितना क्लियर अभी ये लग रहा है ना आपको कि पर्स में को कैसे लेके चल जाएगा, यार बेवकूफ़ बना रहे हो तुम हमको, पर्स में कोई कपड़ा और ये लैपटॉप लेकर जाता है क्या? मतलब ऐसा लग रहा है ना, फीलिंग आ रही है ना जब मैं बोल रहा हूँ तो उतना ही क्लियर ये है। आप बोलेंगे, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ अकॉर्डिंगली हम यूज कर लेते हैं, तो उतना ही क्लियरिटी यहाँ पे भी आएगा कि कब किसको इस्तेमाल करना है, पूरा क्लियर हो जाएगा आपको कि यहाँ पे हमें ये इस्तेमाल कर लेना, यहाँ पे हमें ये इस्तेमाल कर लेना, यहाँ पे हमें ये इस्तेमाल कर लेना। बात समझ में आ रही है? तो अब CSS क्या है? CSS क्या है? कास्केडिंग स्टाइल शीट एक लैंग्वेज है ना? कौन सा लैंग्वेज है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में भी कितने तरह के होते हैं? हाँ, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कितने तरीके के होते हैं? बैकअप नहीं हो रहा है ना? क्लाइंट साइड और सर्वर साइड। कौन, क्यों क्लाइंट साइड, क्यों सर्वर साइड, क्यों? एक क्लाइंट साइड जो मतलब सामने का इंटरफेस दिखता है, जो मतलब पूरा फ्रंट एंड, हाँ, और जो सर्वर साइड जो पीछे एग्जीक्यूट होता है। जैसे में फॉर एग्जांपल, मतलब अपन कुछ क्लिक कर रहे हैं, क्लाइंट का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर इस सिनेरियो में हम क्लाइंट की बात कर रहे हैं तो क्लाइंट का मतलब क्या है? यूजर क्लाइंट। तो कहाँ एग्जीक्यूट होता है हमारा कोड? कोड सर्वर में एग्जीक्यूट होता है। अच्छा, और ये जो कोड एग्जीक्यूट होता है वो कहाँ एग्जीक्यूट होगा? HTML CSS का जो HTML CSS का आप कोड लिखते हैं वो कहाँ जाके एग्जीक्यूट होता है? सर्वर साइड। तो HTML और CSS कौन सा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है? कौन सा? आपने बोला ना स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दो तरीके के होते हैं, कौन कौन? तो ये सर मतलब क्लाइंट साइड। अच्छा, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहाँ जाके एग्जीक्यूट होता है? सर्वर साइड, सर्वर पे। और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन सा है? सर्वर साइड लैंग्वेज जावा सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। कहाँ पढ़े हैं? इन्फो कोड में पढ़े हैं या फिर कहीं और भी पढ़ रहे हैं साथ में? नहीं पढ़े। ये मैंने बताया आपको कि जावास्क्रिप्ट जो है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, बताया ऐसा मैंने। और मैंने ये आपको कभी बताया कि HTML CSS है जो सर्वर साइड पे जाके एग्जीक्यूट होता है? नहीं बताया मैंने ऐसा। मैंने क्या बताया आपको
कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो होता है उसका दो पार्ट है। कौन कौन सा? एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की जब आप बात करेंगे, वो क्या करेगा, ब्राउजर में एग्जीक्यूट होता है। ब्राउजर में ही वो एज ए कंपाइलर, मतलब ब्राउजर को ही एज ए कंपाइलर समझ के उसके कोड जो टैग, एट्रीब्यूट्स और जितने भी कोड आप लिखते हैं ना, वो ब्राउजर में ही क्या करता है, एग्जीक्यूट करके वो अपीयरेंस को दिखा देता है। तो क्लाइंट जो हो गया ब्राउजर उसको अपने आप को क्लाइंट, मतलब जो हमारा कंपाइल जहां हो रहा है उसी को बोलेंगे ना। तो ये कहां पे एग्जीक्यूट हो रहा है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज? ब्राउजर में। और जो हमारा सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है वो कहां एग्जीक्यूट होता है? सर्वर में। अब वो सर्वर क्या होता है वो आगे की बात है, वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि सर्वर PHP, ASP, JSP है ना, ये सारे क्या है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। यानी इसको एग्जीक्यूट करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? सर्वर्स की। और जो HTML है, CSS है, JS है, ये सारे क्या है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या जरूरत पड़ेगा? ब्राउजर का जरूरत पड़ेगा, है ना। तो ये सब बैकअप तो पूरा नील हो रहा है ना। क्या हो गया? हाँ, तो बैकअप नहीं हो रहा है तभी ना कंफ्यूज हो रहे हैं। ये सब बहुत बड़ी बात थोड़ी है, ये सब तो छोटा मोटा चीज़ है, इसको तो हर संडे ही आपको देखना है। चलिए ठीक है, तो अब मैं क्या बात कर रहा था कि इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS किसके पार्ट है? CSS के पार्ट है। क्लियर है पूरा? अब देखिए, इनलाइन CSS किसको बोलते हैं, इंटरनल CSS किसको बोलते हैं और एक्सटर्नल CSS किसको बोलते हैं? बहुत क्लियर है, अच्छे से समझिए। इनलाइन CSS जो आप अभी तक लिख रहे थे, इनलाइन बोलने से कुछ नहीं समझ में आता है, लाइन बाय लाइन। इनलाइन मतलब लाइन में ही लिखो। तो अगर कोई डिवीजन होता है तो इसी में आप स्टाइल लगा के पूरा लाइन बाय लाइन ऐसे लिख देते हैं ना कोड। हाँ, लिख रहे थे ना अभी तक। H1 होता है तो उसी में पूरा मार्जिन, पैडिंग, ये बॉर्डर, मार्क्यू सब लिख देते हैं ना। तो ये जो लाइन बाय लाइन ऐसा लिख रहे हैं ना, अभी तक जो आपने काम किया वो सारा क्या था? इनलाइन CSS था। कहीं कोई डिस्टर्बेंस, कहीं कोई कंफ्यूजन? यानी जो लाइन बाय लाइन हम कोड लिखते हैं स्टाइल इज इक्वल टू लगा के, वो क्या है? इनलाइन CSS है। तो जब कभी जरूरत पड़ेगा फ्यूचर में तो मैं बोलूंगा इनलाइन थोड़ा लिख लो यार, हाँ तो ठीक है लिख लेंगे, है ना। अब नेक्स्ट क्या है? इंटरनल CSS। अब पूछेंगे इंटरनल CSS किसको बोलते हैं? तो अभी तक जो हम इनलाइन CSS मतलब लाइन बाय लाइन लिख रहे थे ना, वो ना लिख के हम क्या करते हैं, जैसे मान के चलो ये हमारा पेज है, ये क्या है, हमारा पेज है। इस पेज में आप ओपन करते हैं HTML, फिर क्या करते हैं, ओपन हेड, फिर क्या ओपन करते हैं, फिर क्या करते हैं, टाइटल के बाद फिर क्या करते हैं, हेड क्लोज करते हैं, फिर क्या करते हैं, बॉडी ओपन। तो इंटरनल CSS क्या कहता है कि जो अभी आप इनलाइन में स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर सारी चीजें लिख रहे थे ना, अभी तक इनलाइन में कैसे लिख रहे थे? स्टाइल क्या इज इक्वल टू डबल कोट, और इसी के अंदर सब कुछ लिखते थे, हाइट, विड्थ, बॉर्डर, बैकग्राउंड कलर, मार्जिन, पैडिंग लिखते थे ना। इंटरनल क्या कहता है कि इसको आप हेड के अंदर, किसके अंदर? हेड के अंदर एक स्टाइल टैग बना दीजिए। क्या बना दीजिए? स्टाइल टैग। यानी यहां पे स्टाइल क्या था, अब क्या बन जाएगा, किसमें, कौन से CSS में? ये इंटरनल। हाँ, इनलाइन में क्या था वो? इनलाइन में क्या था वो? और इंटरनल में आके क्या बन गया? कहीं कोई दिक्कत? अब कहता क्या है कि इनलाइन में कि कहीं पे भी, जैसे अगर H1 है तो यहीं पे स्टाइल इज इक्वल टू लगा के लिख दो, P है तो यहीं पे लगा के लिख दो। लेकिन इंटरनल में ऐसा नहीं है कि कहीं भी आप लिख दोगे, इंटरनल में ऐसा नहीं है। इंटरनल में क्या है? इंटरनल में एक ही जगह लिखना है। कहां पे लिखना है उसका फिक्स हो गया है। कहां पे? हेड के अंदर। तो हेड के अंदर एक और पहले से मौजूद है,
टाइटल, तो जस्ट टाइटल के नीचे जैसे मान के चलिए ये क्या है, HTML हो गया। उसके बाद बोलिए हेड, फिर अब इसके बाद स्टाइल, और ये यहाँ पे स्टाइल क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। फिर क्या क्लोज होगा, हेड क्लोज। अब पूछेंगे सर इसके अंदर तो अभी खाली है, क्या लिखेंगे? दिमाग में आ रहा होगा ना सर आपने बोला कि इधर ही लिखेंगे सब कुछ, सब कुछ बोले तो क्या, हाइट, विड्थ, बॉर्डर सब लिखेंगे। तो अब यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ पे तो हमें अलग अलग चीज़ों के लिए लिखना पड़ता था, जैसे कोई इमेज है, कोई डिवीजन है, कोई पैराग्राफ है, अलग अलग लिखते थे ना हाइट एंड विड्थ। अगर सिर्फ यहाँ पे हाइट एंड विड्थ ऐसा लिख देंगे खुले में, तो किसको जाके वो लगेगा? बात समझ में आ रही है? मतलब अगर हाइट लिख दिया, विड्थ लिख दिया और बॉर्डर लिख दिया, तो स्टाइल अंदर के अंदर लिख देंगे, तो नीचे जो हमारे सारे डिविजन्स, H1 या फिर पैराग्राफ, इमेज, वो सारा होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है हाइट एंड विड्थ का किसको मिलेगा? खाली हाइट एंड विड्थ लिख देने से किसको मिलेगा? डिवीजन को मिलेगा। अगर डिवीजन भी है तो 10 डिवीजन है तो सारे डिवीजन को मिल जाएगा क्या? अब पता कैसे चलेगा कि कौन किसके लिए है? तो हाँ एग्जैक्टली, कुछ ना कुछ तो उसको इशारा करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो उसको ऐसा देना पड़ेगा, लेबल, लोगो, कुछ तो कुछ बात करना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए अभी इस बिल्डिंग में बहुत सारे कंपनियां हैं, है ना, तो सारे कंपनी के लोग इधर आके खड़ा हो जाएंगे, और मान के चलिए सर आएंगे तो बोलेंगे कौन कौन से कंपनी का है भाई, पता ही नहीं चलेगा उनको। तो कुछ तो एक ऐसा लेवल, जैसे मान के सबने अपना अपना कंपनी का टी शर्ट पहन लिया, इन्फोकोड लिखा हुआ है, टेक्नल्स लिखा हुआ है ना, तो ये आइडेंटिफाई हो जाएगा इजीली, ये अच्छा ये टेक्नल्स का बंदा है, ये इन्फोकोड का बंदा है ना। लेकिन अगर मान के चलो सब ऐसे ही नॉर्मल ड्रेस में है, सब ऐसा खड़ा है, पता चला कौन किसका है? कोई आइडेंटिफाई कर पाएगा? तो या तो फिर अगर ऐसे है तो कोई एक अगर आईडी कार्ड अगर सब लटका ले, अगर हम इन्फोकोड का आईडी कार्ड लटका लें, कोई टेक्नल्स का आईडी कार्ड ऐसा लगा ले, तो वहां से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो जितनी सारी प्रॉपर्टी हम लिखेंगे, हाइट, विड्थ और ये, बात समझ में आ रहा है? तो कौन से डिवीजन के लिए, कौन से पैराग्राफ के लिए क्या है, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? कुछ एक एग्जैक्टली कुछ लगाएंगे वहां पे। अब वो क्या लगाएंगे, वो बात क्या है, अब समझिए। तो इनलाइन CSS तो समझ में आया, अब इंटरनल CSS हम लोग समझ रहे हैं, और वही हमको करना भी है, अगला कार्यक्रम तो वही करेंगे ना। तो समझिए उसको, देखिए मैंने बोला कि हेड के अंदर हम लोग जो लिखेंगे वो क्या करेंगे, 3 चीजें देंगे, 3। पहला क्लास, दूसरा आईडी और तीसरा टैग। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे ना कि कुछ तो ऐसा मेंशन करेंगे जिससे पता चले कि ये किसका है, ये किसका है, ये किसका है, तो यही मेंशन करेंगे। 3 चीजें कहाँ मेंशन करेंगे? इस स्टाइल टैग के अंदर 3 चीजें मेंशन करेंगे। क्या मेंशन करेंगे? क्लास, आईडी और टैग। कहीं कोई दिक्कत? इन 3 चीजों के साथ हम उसको बता देंगे कि ये किसके लिए है, ये किसके लिए है, ये किसके लिए है। मान के चलिए यहाँ पे बहुत सारा गिफ्ट बॉक्स रख दिया मैंने, बहुत सारा गिफ्ट बॉक्स रख दिया, सब सेम साइज का, सेम कलर का है। अब कौन गिफ्ट किसके लिए, कैसे पता चलेगा? किस कंपनी के लिए है, नहीं पता चलेगा ना। लेकिन अगर उसमें एक रैपर लगा दिया या उसमें एक लोगो लगा दिया तो पता चल जाएगा। तो लोगो लगा देंगे तो ये पता चलेगा कि इस कंपनी के लिए है। अब इस कंपनी में किस एम्प्लॉय के लिए है, ये कैसे पता चलेगा? उसमें एक लेबल टैग लगा देंगे, लेबल टैग आता है ना, बर्थडे गिफ्ट वगैरह देते हैं तो उसमें एक लेबल टैग आता है, अब उसमें लिख देंगे। तो लोगो से क्या आइडेंटिफाई हो गया, किस कंपनी के लिए है, और किसके लिए, और नेम टैग से क्या आइडेंटिफाई हो गया, उस कंपनी के किस एम्प्लॉय के लिए है ना। तो उसी तरीके से जब हाइट देंगे, विड्थ देंगे, बॉर्डर देंगे, सारा कुछ देंगे, तो हम क्लास, आईडी और टैग किसी ना किसी के थ्रू इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, और फिर उसको हम बताएंगे कि ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारी प्रॉपर्टी ये, तुम्हारी प्रॉपर्टी ये, तुम्हारी प्रॉपर्टी ये है ना। बात समझ में आ रहा है?
तीन चीज़ें, क्लास, आईडी और टैग। अब क्वेश्चन आपको बन रहा होगा कि सर ये है क्या और कहाँ यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे। समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये खाली आप बोल दिए स्टाइल के अंदर तीन चीज़ें करें तो क्या क्लास लिख देंगे हो जाएगा क्या? नहीं, क्लास को डिनोट करते हैं डॉट से, किससे? और आईडी को डिनोट करते हैं हैश से, और टैग तो डायरेक्ट टैग आपको पता ही है। टैग मतलब क्या? टैग मतलब बोले तो क्या, HTML में टैग बोलेंगे तो क्या? HTML क्या है? HTML क्या है? div क्या है? li क्या है? ul क्या है? इनपुट क्या है? a img टेबल div ये सब क्या है? खत्म कहानी। तो टैग का मतलब तो समझाने की जरूरत ही नहीं है। आईडी और क्लास तो मैं तो बोल ही रहा हूं कि जहां पे आप हैश देखेंगे उसको क्या बोलेंगे? आईडी। और जहां पे डॉट देखेंगे वो क्या बोलेंगे? क्लास। और जहां पे ये सारी चीजें देखेंगे उसको तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? तो इन तीनों को रिकॉग्नाइज करने में, आइडेंटिफाई करने में आपको कोई तकलीफ? जहां देखेंगे डॉट क्या बोलेंगे? जहां देखेंगे हैशटैग वहां क्या बोलेंगे? और जहां पे देखेंगे आप टैग तो बोलना ही है। तो पूछेंगे सर ये क्यों ऐसा आप बोल रहे हो? ये तो मुझे समझ में आ गया कि आप क्लास डॉट से, आईडी हैश से, और टैग बाय डिफॉल्ट जो होता है वो। तो यही तो बात है, हम यहां पे क्लास बनाएंगे, आईडी बनाएंगे या टैग पे लिखेंगे। ठीक है? अगर आपको प्रॉपर्टी लिखना है तो पहले कैसे करते थे? अभी तक कैसे कर रहे थे प्रॉपर्टी लिखने के लिए? लाइन बाय लाइन। जैसे मान के चलो मैं बोल दिया, हाथ निकालो पॉकेट से, मैंने बोल दिया कि डिवीजन लिखना है 500 बाई 500 का 1 पिक्सल का बॉर्डर के साथ ब्लैक कलर में एक डिवीजन बनाना है। क्या करोगे? बोलो ना, क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? कैसे लिखोगे? रुको बोलो। डिवीजन के अंदर स्टाइल का यूज करके उसमें हाइट विड्थ बॉर्डर वगैरह 500 का 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक लिखना है। बोलो डिवीजन। उसके अंदर हाइट 500 पिक्सल, विड्थ 500 पिक्सल और बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, है ना? कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो वही चीज अगर इंटरनल CSS में करना होगा तो मैंने क्या बोला कि या तो आप क्लास से लिखेंगे, या तो आईडी से लिखेंगे, या तो टैग से लिखेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल आपको एक डिवीजन बनाना है तो नीचे में ये मान के चलो यहां के बाद एक आपने डिवीजन लिख दिया ऐसा। अब यहां तो आप लिख नहीं सकते, यहां आप लिख सकते हैं क्या? नहीं, मैंने इंटरनल CSS में हमने काम करना है तो यहां पर लिख नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी इसकी जो वैल्यू होगी 500 का 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक का बॉर्डर होना चाहिए। अब वो कैसे करेंगे? अब करने के लिए हमको कहां लिखना पड़ेगा? स्टाइल टैग के अंदर। ये स्टाइल टैग कहां होता है? कौन सा हेड? हाँ। तो अब इसका जो 500 बाई 500 का जो प्रॉपर्टी है वो कहां लिखेंगे? ऐसा जाके यहां पे लिख दें, ऐसा हाइट विड्थ बॉर्डर ऐसा करके ऐसा लिख देंगे तो हो जाएगा काम? नहीं होगा। इसको किसी ना किसी तीन जो हमारे सिलेक्टर्स हैं उसके साथ क्या करना पड़ेगा? अटैच करना पड़ेगा। ये क्या है? हमारे सिलेक्टर्स, है ना? अगर आपको हाइट विड्थ और बॉर्डर लिखना है तो इसे किसी ना किसी सिलेक्टर के साथ क्या करना पड़ेगा? अटैच करना पड़ेगा। अब पूछेंगे सर ये अटैच कैसे करते हैं? तो बड़ा सिंपल है अटैच करना। एक एग्जाम्पल मैं मान के चलता हूं कि मैं एक क्लास बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं मैं? क्लास। तो क्लास का नाम होगा और क्लास किससे डिनोट करेंगे? डॉट से। तो याद रखिएगा कभी भी जब क्लास का नाम लीजिएगा ना तो div से मत लीजिएगा, p से नहीं लीजिएगा, HTML से नहीं लीजिएगा, टेबल से नहीं लीजिएगा। अब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो टैग ऑलरेडी डिफाइन है उसका क्लास नेम मत लीजिएगा। कहने का मतलब ऐसा कि जैसे डॉट दे दिया और यहां पे दिया XYZ, तो XYZ नाम का कोई क्लास है क्या? सॉरी, कोई टैग है क्या HTML में? तो ओपन करली ब्रैकेट और इसको क्या बोलते हैं? अब इसके बीच में क्या लिखेंगे उसमें समझाने की जरूरत पड़ेगी। वहां पे कैसे लिखते थे? डबल कोट। डबल कोट के बीच में क्या लिखते थे वो समझाने की जरूरत पड़ेगी।
तो जो डबल कोट में लिखते थे यहाँ पे किसके अंदर लिखेंगे? अब बताइए यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे HEIGHT हाइट, यहाँ पे लिखेंगे विड्थ, और यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड कलर या बॉर्डर, और यहाँ पे उसको 500 पिक्सल 500 पिक्सल 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और जैसे टर्मिनेट करते थे वैसे टर्मिनेट कर देंगे। अब पूछेंगे ये क्या है सर, कैसे पहचाने? बिल्कुल सही। अब ID यानी हैशटैग PQR ओपन करली ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट, यहाँ पे लिखेंगे हाइट, यहाँ पे लिखेंगे विड्थ, यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर, उसी तरीके से वैल्यू यहाँ पे जो देना होगा दे देंगे। अब पूछेंगे ये क्या है सर? ID कैसे डिनोट किया? हैशटैग से। तो क्लास ऐसे बनाते हैं, ID ऐसे बनाते हैं। अब एक और कौन बच गया? टैग। तो टैग कैसे लिखेंगे? कैसे भी लिख सकते हैं, मान के चलो यहाँ पे लिख दिया div ओपन करली ब्रैकेट क्लोज करली, इसके आगे ना डॉट कुछ भी नहीं, सिंपल div हाइट विड्थ जो भी देना दे दो। आपको जरूरी यहाँ पे 3 ही एलिमेंट देंगे क्या? 3 ही प्रॉपर्टी देंगे? तो मल्टीपल दे सकते हैं, है ना। अभी देखो यहाँ पे हम अगर P लिख दिया ओपन करली ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट, ये क्या है? अगर यहाँ पे हमने LI लिख दिया ओपन करली ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट, ये क्या है? LI टैग ही है। अब मैं जो बोल रहा था कि अगर यहाँ पे डॉट ये XYZ हटा के मैं कर दूं div, करेक्ट होगा क्या? डॉट div करेक्ट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि div तो ऑलरेडी एक टैग है। तो वही मैं बोलने की कोशिश कर रहा था, ऐसा नहीं करने का। यहाँ पे आप XYZ दे दो, आप यहाँ पे राम दे दो, आप यहाँ पे कुछ पटना दे दो, आप यहाँ पे दिल्ली दे दो, आप यहाँ पे D दे दो, मतलब वो चीज़ मत दो जो ऑलरेडी HTML के अंदर एज ए टैग डिफाइन है, तो कंफ्यूजन वाला थोड़ा पार्ट होगा। ये चीज़ ध्यान रखना है। आप अपना नाम दे दो राहुल, R दे दो, R1 दे दो, R2 दे दो, R3 दे दो, चलेगा, है ना। ये क्या है? ये क्या है? किसका? हाँ तो क्या हुआ? क्या बोलेंगे उसको? ये क्या है? क्लास। और ये क्लास नेम। ये क्या है? और ये क्या है? ID नेम। समझ में आया? हाँ। और इसको लिखने के लिए क्या करते हैं? ओपन करली ब्रैकेट और क्लोज करली ब्रैकेट के अंदर उसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं। और कहाँ लिखते हैं? हेड के अंदर, स्टाइल टैग के अंदर। ये जब भी इसको लिखेंगे तो कहाँ लिखेंगे? स्टाइल टैग के अंदर। और सिर्फ एक ही नहीं लिख सकते हैं, ऐसा मल्टीपल लिख सकते हैं। मतलब एक क्लास बनाया तो फिर नीचे दूसरा क्लास बनाया, तीसरा क्लास, ऐसे बनाते चले जाएंगे। कोई ज़रूरत नहीं है कि एक ही लिखेंगे, मल्टीपल लिख सकते हैं। लेकिन कहाँ लिखना है? स्टाइल टैग के अंदर ही लिखना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब आपको एक चीज़ नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर ये 3 नौटंकी आपने क्यों किया? एक ही नौटंकी के साथ काम नहीं चल सकता था क्या? ये 3 ऐसा करने की क्या जरूरत थी? जरूर कुछ बात होगा, तीनों की अलग अलग अहमियत होगी, तीनों का अलग अलग अपना अपना कुछ बात होगा, तीनों का अपना अपना अलग कुछ प्रॉपर्टी होगा, है। तो अब पूछेंगे कि सर मुझे बताओ कि तीनों का क्या डिफरेंसेस है। क्लास तब डिनोट करते हैं, क्लास जब बनाना होगा जब एक ही पैटर्न्स को मल्टीपल टाइम यूज करना है। जैसे मान के चले हाइट विड्थ ऐसा दे दिया ना, और इसको बहुत जगह पे यूज करना है, तब आप क्या यूज करेंगे? और जब यूनिक आपको यूज करना है, मतलब एक बार आपने डिफाइन किया और एक बार इस्तेमाल किया, खत्म, तो क्या करना है? ID लिखो और फेंको। एक पेन आता था, अभी भी आता है, लिखो खत्म हुआ तो ID में क्या है कि सिंगल टाइम यूनिक, अगर कोई यूनिक डिजाइन करना है, यूनिक स्पेसिफाई करना है, तो आप क्या लिखते हैं? दोबारा आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक बार इस्तेमाल कर दिया, काम खत्म, है ना। अब टैग मतलब क्या होता है कि एक बार अगर आपने टैग डिफाइन कर दिया ना, तो उस टैग से रिलेटेड जितने, मतलब सपोज दैट आपने यहाँ पे एक डिवीजन डिफाइन कर दिया और हाइट विड्थ ऐसा डिफाइन कर दिया, नीचे में जहां जहां पे आप डिव लेंगे ना, वो सेम उसकी प्रॉपर्टी ले लेगा।
जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल दूसरा क्लास ना लगा दें आप, है ना। जैसे न्यूटन का एक लॉ नहीं है कि कोई भी एलिमेंट से कोई भी वस्तु अपनी अवस्था में तब तक रहता है जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगाया जाए, है ना। तो उसी तरीके से ये जो टैग हमारा क्या होता है कि एक बार आपने उस पर प्रॉपर्टी लिख दिया तो नीचे जो भी आप टैग यूज इस्तेमाल करेंगे उस पर बाय डिफॉल्ट वो क्या करेगा, सेम प्रॉपर्टी लेता चला जाएगा। क्लास में क्या है कि एक बार आपने क्लास डिफाइन कर दिया, ज़रूरत है बस उस क्लास को इस्तेमाल करो और वो अपने आप वो प्रॉपर्टी आ जाएगा। समझ में आया? क्लास क्या है, क्लास क्या है, कैसे क्लास को कैसे आप डिफाइन करेंगे? हाँ वो तो डॉट से डिफाइन करेंगे, लेकिन तीनों में डिफरेंसेस कैसे बोलेंगे आप? क्लास के अंदर नहीं, लिखते तो सबके अंदर है, इसके अंदर भी लिखते हैं, इसके अंदर भी लिखते हैं। क्लास और आईडी और टैग में डिफरेंस क्या है? सुन लो एक बार फिर से ध्यान से, नींद में मत रहो। क्लास जो है ना, जब आपको एक ही प्रॉपर्टी को मल्टीपल टाइम इस्तेमाल करना है तो आप क्या यूज करेंगे? क्लास। जब यूनिक किसी चीज़ को यूज करना है, एक बार यूज किया दोबारा नहीं जरूरत पड़ेगा, तो आप क्या यूज करेंगे? आईडी। और टैग यानी कि एक बार आपने टैग पे लिख दिया, चाहे पी पे चाहे डी पे, नीचे जब भी वो टैग आएगा एलोन तो वो प्रॉपर्टी उसको क्या करेगा? ओवरलैप करेगा। मतलब अगर मान के चलो यहाँ पे हाइट विड्थ दे दिया और बॉर्डर दे दिया और डिव ले लिया, तो 5 बार अगर आप डिव लिखेंगे ना तो 5 बार ये प्रॉपर्टी आ जाएगा। तब तक आएगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल क्लास नहीं लगाया हुआ आपने। समझ में आया? बताओ तीनों में डिफरेंस क्या है? क्लास को मल्टीपल मतलब वो कुछ चीज मल्टीपल बार यूज करते हैं उसके लिए क्लास में यूज करेंगे। और ये आईडी का जो मतलब एक बार यूज करना है वहाँ आईडी का तो हर में अलग अलग करेंगे आईडी। और ये टैक्स वगैरह का मतलब करेंगे तो बॉर्डर पर फिर दोबारा मतलब यूज करेंगे तो ये टैक्स तो अपन ने यूज किया है वो ओवरलैप करेगा जब तक अपन कुछ मतलब टैग पे कुछ मतलब वो चेंजेस वगैरह नहीं करेगा। वैसा नहीं। जैसे मान के चलो कि एक डिवीजन बनाना है 500 बाई 500 का, ठीक है। तुमने एक डिव लिख लिया, हाइट लिख दिया, बिट लिख दिया और बॉर्डर लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करोगे? सिंपल ऐसा डिव ओपन करके क्लोज करोगे ना, ये प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट ले लेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है तुमको। फिर एक डिव ओपन करके क्लोज करोगे ना, बाय डिफॉल्ट ये प्रॉपर्टी ले लेगा। लेकिन अगर इसके अंदर क्लास यूज कर लोगे ना तो ये प्रॉपर्टी नहीं लेगा, ओवरलैप कर जाएगा। तो टैग का मतलब ये होता है, एक बार अगर टैग डिफाइन कर दिया ना तो बाय डिफॉल्ट वो प्रॉपर्टी लेता चला जाएगा। दूसरी चीज़ है, ये तो समझ में आया। अब ये लग रहा हो कि सर ये तो ठीक हम डिफाइन कर देंगे स्टाइल टैग में। स्टाइल टैग के अंदर हमने क्लास भी बना लिया, डिवीजन बना, इसको हम किसी डिवीजन के अंदर, किसी पैराग्राफ के अंदर, किसी H1 के अंदर इस्तेमाल कैसे करेंगे? ये बात आ रही है? अब समझो। जैसे मान के चलो, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, उससे समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे मैंने एक स्टाइल लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक XYZ क्लास बनाया। इस क्लास में हमने क्या लिखा? हाइट, विड्थ और बॉर्डर, 500 पिक्सल, 500 पिक्सल, 1 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक, ठीक। क्लोज कर दिया। स्टाइल को क्या किया? क्लोज कर दिया। बॉडी ओपन किया, डिव ओपन किया, डिव क्लोज किया, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। अब ऐसा लिख देने से क्या ये डिवीजन जो है 500 बाई 500 का हो जाएगा क्या? क्लास तो हमने बना दिया, प्रॉपर्टी भी हमने लिख दिया है, डिवीजन भी लिख दिया है। तो जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमको डिवीजन दिखेगा? उसके अंदर मतलब उसको ये करने के लिए हाँ, यहाँ पे यही प्रॉब्लम है कि अगर ये प्रॉपर्टी हमने डिफाइन कर दिया है ना, तो अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा? किसको इस्तेमाल करना है उसको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैसे बताएंगे? लिखेंगे क्लास इज इक्वल टू डबल कोट XYZ। बिल्कुल सही। अब क्या होगा? ये प्रॉपर्टी इसको मिल जाएगा, यानी ये डिवीजन कैसा हो जाएगा? 500 बाई 500 का 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक इसको मिल जाएगा। नहीं, डॉट नहीं लगाना है, सिर्फ क्लास नेम। क्लास इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर क्या देना है? क्लास नेम। दिमाग में इसको पूरा अच्छे से अटैच कर लो, ठीक है। अब देखो दूसरा चीज क्या करना है, ये एक डिवीजन बन गया। अब मुझे सेम डिवीजन चाहिए, तो क्या करना है? यहां लिखेंगे क्या? डिव, फिर क्या लिखेंगे?
क्लास इज इक्वल टू डबल कोट एक्स वाई जेड, काम खत्म हो गया। कुछ करना पड़ा? अब कितना आसान हो रहा है, एक बार कहानी लिखो और बार बार इस्तेमाल करो। पहले क्या हो रहा था, बार बार कहानी लिखो, एक ही कहानी को बार बार लिखो, हो रहा है ना। अब एक चीज और मैं बताता हूं, टैग। अब यहां पे अपना क्लास नहीं बना के हमने यहां पे क्या लिख दिया, डिव लिख दिया। इसकी जरूरत पड़ेगी क्या? हटा देते हैं ना, इसकी जरूरत पड़ेगी क्या? हटा देते हैं ना। यानी सिर्फ डिव लिखा, हाइट एंड विड्थ और बॉर्डर दे दिया, यहां पे सिर्फ डिव ओपन करके क्लोज किया, ये कैसा बन जाएगा? बन जाएगा। क्यों बनेगा? क्योंकि हमने टैग दिया है, क्लास नहीं दिया, आईडी नहीं दिया। अगर आईडी देते तो क्या करना पड़ता? इस्तेमाल करना पड़ता, और एक ही बार इस्तेमाल करते, दोबारा में नहीं कर सकते थे। बात पकड़ में आ रही है? यहां पे हमने टैग दे दिया, तो अब क्या करना है, सिर्फ ओपन क्लोज कर रहे हैं, कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। एक और चाहिए अपने को, तो क्या करेंगे, एक और डिवीजन चाहिए सेम ऐसा डिट्टो। बोलो क्या करेंगे? यहां पे क्या करेंगे, डिव ओपन करेंगे और फिर काम खत्म। लेकिन मुझे ये दोनों डिवीजन सेम चाहिए, ये कुछ अलग चाहिए था। यहां पे क्या करेंगे, एक और क्लास बना लेंगे, डॉट एक्स वाई जेड, ओपन करली ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट। अब क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे बैकग्राउंड कलर रेड। हाइट एंड विड्थ मुझे सेम चाहिए, बॉर्डर भी मुझे सेम चाहिए, लेकिन ये कलर मुझे अलग चाहिए। तो हमने क्या किया, और उस क्लास में हमने क्या लिख दिया, हाइट लिखा, विड्थ लिखा, नहीं लिखा। अब ये कलर मुझे यहां डालना है, क्या करेंगे, क्लास इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। अब क्या हो जाएगा ये? अच्छा ये बताओ, पहला वाला डिवीजन 5x5 का 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक सिंपल, दूसरा वाला सिंपल, तीसरा वाला 500 बाई 500 1 पिक्सल बॉर्डर विथ रेड। आसान हो रहा है काम? बहुत आसान हो रहा है ना, बहुत आसान। थोड़ा कैसे, तुम अगर 20 में बोल दूंगा तो 20 बार लिखते लिखते तुम्हारा दिन से रात हो जाएगा। यहाँ पे एक बार लिखो और कॉपी पेस्ट मार, काम खत्म। अब बताओ CSS जरूरत है कि नहीं है ना? समझ में आया? ठीक है।